Hello everyone, welcome to Sleepy Classes. I am Anshuman and in today's Indian Polity series we are going to see पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने इस सीरीज के पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा था, जहां पर हमने आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 के बारे में बात किया कि कैसे आर्टिकल 1 जो है वो डिफाइन करता है हमारे कंट्री को, इंडिया दैट इज भारत. ठीक है, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स. तो बताया गया था कि वहाँ पर कैसा हमारा पॉलिटी है. तो हमारा पॉलिटी कैसा है हमने देखा था वहाँ पे कि वी आर बेसिकली अ यूनियन एंड नॉट अ फेडरेशन. ठीक है, उसके बाद हमने आर्टिकल 2 में देखा कि कैसे नेम्स, ठीक है, अल्टर किया जा सकता है, न्यू स्टेट फॉर्मेशन हो सकता है. आर्टिकल 3 में भी हमने देखा और फिर आर्टिकल 4 में क्या दिया हुआ था कि ये जो आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 में अगर आपको चेंजेस करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं. ठीक है, आपने देखा था कि आउटसाइड द परव्यू ऑफ आर्टिकल 368. ठीक है, आर्टिकल 368 से जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है उसके बाहर जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हैं उसी से हम लोग जो है आर्टिकल 2 और 3 को अमेंड कर सकते हैं. और इसका एग्जाम्पल हमने देखा था सिक्किम एंड ऑल दोज थिंग्स. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप क्विक रिवीजन आपके लिए है, आप जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं. देखिए पार्ट 2 जो है दैट डील्स विद सिटीजनशिप. अब सिटीजनशिप के साथ बात क्या आती है कि सिटीजनशिप में रीसेंट टाइम्स में कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो उसको हम लोग लेटर ऑन डील करेंगे. आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक जो है दैट डील्स विथ सिटीजनशिप. सबसे पहले जो पार्ट 1 है दैट डील्स की हमारा कंट्री क्या है, स्टेट्स क्या है, यहाँ पे टेरिटरी क्या है, ये सारे चीज़ डिफाइन होता है. सेकंड इज अब जब सारे चीज़ डिफाइन हो गए तो अब सिटीजन कौन कौन होंगे, तो ये सारे चीज़ जो है आपके आर्टिकल 5 to 11 में दिए हुए हैं. इसके अलावा एक सिटीजनशिप एक्ट है 1955 जिसको रिसेंट टाइम्स में फिर से अमेंड किया गया है. तो ये सारे चीज़ जो डेवलपमेंट हुए हैं, तो ये जो इस पे जो सिटीजनशिप पे जो लेक्चर बनेगा वो थोड़ा सा जो है आप बोल सकते हैं बड़ा बनेगा, तो उसको हम लोग किस लेटर ऑन डील करेंगे, लेकिन डेफिनेटली उसको कवर किया जाएगा. आज जो है हम लोग देखने वाले हैं दैट इज पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, अब देखिए यहां पर बात आती है क्या कि फंडामेंटल राइट्स तो आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा. ठीक है, अगर आपने यूपीएससी की तैयारी की है, किसी भी एग्जाम की तैयारी की है और पॉलिटी जहां पर रिक्वायरमेंट है पढ़ना, तो आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा होगा. अब फंडामेंटल राइट में होता क्या है कि आपने ओवरऑल फंडामेंटल राइट्स को आपको पता होगा, लिमिटेशंस पता होगा. ठीक है, ये सारी चीज़, लेकिन आर्टिकल स्पेसिफिक जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि स्टेट पीसीएस में कभी कभी आपसे डायरेक्टली आर्टिकल पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है. अब इस नॉलेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेयर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा. जो अभी हम लोग जो भी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो भी यूज करेंगे आर्टिकल में, दैट इज रिटन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. ठीक है, हम लोग उसके अलावा कुछ भी उसका इंटरप्रिटेशन या फिर बुक्स में जो दिया रहता है वो नहीं पढ़ेंगे. सिर्फ हम लोग आर्टिकल्स को रीड आउट करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि इस आर्टिकल में जो है वो क्या दिया हुआ है. ठीक है, तो अब सारी चीज़ों को आप समझ रहे हैं क्योंकि ये स्टेट पीसीएस ओरिएंटेड ये जो सीरीज़ है, तो इससे आपको क्या होगा कि एक तरह से आप कॉन्स्टिट्यूशन ही हम लोग के साथ कवर कर रहे हैं और आपको एग्जाम में, पॉलिटी के एग्जाम में जब भी कहीं क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा इससे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट डील्स विद दी फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, अब फंडामेंटल राइट्स जो है, जितने फंडामेंटल राइट्स जिसको हिंदी में मौलिक अधिकार बोलते हैं, ये क्या है, ये टोटल नंबर्स में कितने हैं. अगर आप ओवरऑल फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये जो है ये 6 है. 6 फंडामेंटल राइट्स जो है वो आपको प्रोवाइड कराया जाता है. अब ये फंडामेंटल राइट्स जो 6 है, आप बोलेंगे सर आर्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा है. डेफिनेटली आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे अगर आप राइट टू इक्वालिटी की बात करें, सबसे पहला हमारा जो फंडामेंटल राइट है, तो इसके अंदर आर्टिकल 12, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 18. ठीक है, तो यहां पर क्या है 14, 15, 16, 17 एंड 18 जो यहां पर आप देख रहे हैं, तो ये सारे आर्टिकल्स जो हैं वो राइट टू इक्वालिटी ही प्रोवाइड आपको करते हैं. ठीक है, अब आप समझ पा रहे होंगे कि राइट टू इक्वालिटी के अंदर जो है वो इतने सारे आर्टिकल्स आते हैं. आर्टिकल 14 जो है वो टॉक करता है इक्वालिटी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में. आर्टिकल 15 आपको पता है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट, ठीक है, उसके बारे में बात करता है. 16 जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है. 17 दैट इज टॉक्स अबाउट अनटचेबिलिटी एंड 18 टॉक्स अबाउट एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. ठीक है, तो ये सारे चीज़ है, लेकिन ये ओवरऑल किस राइट को की तरफ काम करता है, राइट टू इक्वालिटी. ठीक है, उसके बाद राइट टू फ्रीडम में आपने आर्टिकल 19 पढ़ा होगा, तो आर्टिकल 19 जो है वो दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. यहां पर ध्यान रखिए वो सिर्फ फ्रीडम नहीं है, दैट इज अ पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम, और उसमें क्या है वो दैट इज
स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आर्टिकल 19 सिर्फ जो है वो स्टैंड करता है राइट टू फॉर फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे फ्रीडम्स जो है जो कि आपको फंडामेंटल राइट्स के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि किस में कवर्ड है, आर्टिकल 20, 21 एंड 22, ठीक है। तो ये सारे को हम लोग बोलते हैं राइट टू फ्रीडम। अब आती है बात राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24, जिसमें आपको पता है चाइल्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट जो है ये 2 आर्टिकल्स हैं। तो ये जो है आपका 23 एंड 24 में आता है। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28, ठीक है। आपको पता है इसमें क्या है, डिफरेंट है कि सबसे पहले तो है कन्फेस प्रोफेस करना, ठीक है, कन्फेस, प्रोफेशन, प्रोपगेट, इसके बारे में बात होता है। उसके बाद है कि आपको टैक्सेशन अबाउट रिलीजन, ये सारी चीज़ आप पैसा कलेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये आपको स्टैब्लिशमेंट आप होल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ जो है वो आपके फ्रीडम ऑफ रिलीजन में दिया हुआ है। इसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, दैट इज आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, कि आप कैसे माइनॉरिटीज़ को ये प्रोवाइड किया जाता है कि वो अपना कल्चर जो है वो उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो दिस इज गिवन इन आर्टिकल 29 एंड 30। एंड द लास्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सारे राइट्स जो हैं इसको इन्फोर्स कैसे कराएगा, वो है आर्टिकल 32, ठीक है, जिसको हम लोग हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि इसके बिना, आर्टिकल 32 के बिना ये सारे आर्टिकल्स, ये बोल सकते हैं ये सारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो नॉन एनफोर्सिएबल हो जाते हैं। और जब नॉन एनफोर्सिएबल हो जाते हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए सबसे पहले अब हम लोग आर्टिकल वाइज ही स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट होते ही आपका ये पार्ट जो है आर्टिकल 12 डील्स विद की, इसमें हम लोग बात करेंगे स्टेट की, ठीक है। स्टेट क्या होता है, तो हम लोग पहले आर्टिकल को पढ़ लेते हैं। इन दिस पार्ट, अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, एंड ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो स्टेट का जो है यहाँ पर क्योंकि हर जगह देखिए क्या होता है, आपको एक बेसिक चीज बताते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है आपका अधिकार, आप बोल सकते हैं आपका अधिकार अगेंस्ट किसके, किससे आप अधिकार मांग रहे हैं कि आपको एटलीस्ट ये राइट्स तो मिलना चाहिए। तो ये किसके अगेंस्ट है, ये है स्टेट के अगेंस्ट, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट। जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, यूनियन गवर्नमेंट हो, स्टेट लेजिस्लेचर हो, लोकल अथॉरिटीज़ हो, इवन स्टैच्यूटरी, नॉन स्टैच्यूटरी बॉडीज़ जो गवर्नमेंट के द्वारा जो फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इवन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जिसको गवर्नमेंट फंड करती है, तो ये सारे जो है डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंदर आ जाते हैं। और फंडामेंटल राइट, आप क्योंकि इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आपको एक बेसिक चीज़ बस ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट वैसे राइट्स होते हैं जो कि स्टेट आपसे नहीं छीन सकता है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आपसे ये काम नहीं कर सकता है, इसी को फंडामेंटल राइट बोलते हैं, ठीक है। तो इसी कारण आप देखेंगे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, दैट इज नेगेटिवली वर्डेड। मतलब क्या हुआ कि सारे जो है वो स्टेट के अगेंस्ट हैं। द स्टेट कैनॉट, इस तरह का बात होता है। तो इस तरह का जब बात होता है तो मतलब स्टेट आपसे ये चीज जो है वो नहीं छीन सकता है, ठीक है। तो ये आपको जो है कौन गारंटी करता है, दिस इज गारंटीड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए क्या होता है कि ये ब्रॉड जो आर्टिकल 12 में है, जो आगे हम लोग देखेंगे आर्टिकल 13, 14, 15 से हर जगह जो आपके जो राइट्स है वहां पर स्टेट बोला जाएगा, अगेंस्ट दी स्टेट। तो स्टेट का जो है दैट इज द ब्रॉडेस्ट डेफिनेशन दिया गया है। क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, लोकल अथॉरिटीज, पंचायत हो, म्यूनिसिपैलिटी हो, और इसके अलावा अगर कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, चाहे वो स्टैच्यूटरी हो, नॉन स्टैच्यूटरी हो, इवन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड हो, उसको भी हम लोग गवर्नमेंट अथॉरिटी कंसिडर कर सकते हैं, स्टेट कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जजमेंट्स है डिफरेंट, जिसमें उन्होंने बोला है कि स्टेट का जो है डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा वाइड है, ठीक है। उसमें हम लोग को अभी नहीं जाना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज आर्टिकल 12, ठीक है। तो आर्टिकल 12 जो है वो डिफाइन करता है स्टेट को, जिसको हम लोग फर्दर आर्टिकल्स में यूज करने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात आती है आर्टिकल 13 की। तो देखिए यहां पर क्या होता है, आर्टिकल 13 को अगर हम ओवरऑल बोले तो इसको बोला जाता है JR, ठीक है, दैट इज जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि आपको जो है, पहले हम लोग वर्डिंग्स अगेन देख लेते हैं, फिर इसको अच्छे से समझेंगे। ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट शैल बी एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड, ठीक है। इससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले जितने भी लॉज, मतलब बनने से पहले जितने भी लॉज थे,
वो कमेंसमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, क्योंकि आपको पता है बहुत सारा लॉ जो बना होगा वो पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है उसको वॉयलेट कर रहा होगा, तो वो जो है वो वॉइड हो जाएंगे, नल एंड वॉइड, मतलब वो एनफोर्सिएबल अब नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, जो मेन पार्ट है इस आर्टिकल का, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे। ठीक है, जो स्टेट है, अब स्टेट हमने अभी देखा पार्लियामेंट हो सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर हो सकता है, कोई अथॉरिटीज हो सकता है। ठीक है, तो वो भी जो है आपको सब ब्रॉडर जितना भी कंसेप्ट है स्टेट का उसको कवर करता है यहाँ पे, which takes away or abridges the right conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void। ठीक है, लीगल टर्म्स है, ज़्यादा नहीं समझना है, कि कोई भी लॉ अगर स्टेट जो है वो बनाता है, ठीक है, अब लॉ जो है, अगेन दिस इज लॉ जो है, इसका बहुत ब्रॉडर कॉनोटेशंस है। लॉ क्या हुआ, आपको क्या लगता है लॉ जो है वो कहाँ बनता है, सिर्फ आपके जो है लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट में बनता है? नहीं, वंस आप जो है लॉ बना देते हैं तो उसके बाद पता है आपको एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि उस लॉ का इंप्लीमेंटेशन करे। अब जब एग्जीक्यूटिव लॉज का इंप्लीमेंटेशन करता है तो वो क्या करते हैं, कुछ रूल्स बनाता है, रूल्स बनाया जाता है, आपको पता है रूल्स बनता है उस लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक है, सॉरी, इसमें क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो क्या करता है, जो आपको लॉ पास हुआ है पार्लियामेंट के द्वारा उसको इंप्लीमेंट करने के लिए अपने हिसाब से रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक है, अब तो यहाँ पर हमने जो बात किया कि कोई भी लॉ जो है वो अगर इन कॉन्ट्रावेंशन टू दी फंडामेंटल राइट्स है तो वो नल और वॉइड होगा। अब यहाँ पर लॉ का डेफिनेशन क्या है, ये सिर्फ नैरो डेफिनेशन नहीं है कि जो पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर फॉर्म करेगा, इसके अलावा जो भी ऑर्डिनेंसेस जो आपके प्रेसिडेंट या गवर्नर लाते हैं, इसके अलावा जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, मतलब एग्जीक्यूटिव जो रूल्स रेगुलेशंस बना रहा है, ऑर्डर्स निकाल रहा है, वो भी लॉ कंसिडर किया जाएगा। और अगर वो लॉ वायलेट करता है आपका फंडामेंटल राइट, इन कॉन्ट्रावेंशन है फंडामेंटल राइट का, तो वो क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड। एंड ये नल एंड वॉइड कैसे डिक्लेयर किया जाएगा, थ्रू जुडिशियल रिव्यू, जो कि सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दिया गया है कि वो किसी भी लॉ को नल और वॉइड डिक्लेयर कर देता है ऑन दी बेसिस कि ये जो है क्या कर रहा है, फंडामेंटल राइट आपका वायलेट कर रहा है। तो ये बेसिक है, आर्टिकल 13 स्टैंड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू। अब देखिए यहाँ पर बात आई थी, तो यहाँ पर हमने लॉ का बोला कि लॉ का बहुत ब्रॉडर डेफिनेशन है, जो लॉज पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर। तो आपको पता है जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी जो है, जो आपको क्या है, जो जिससे कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग अमेंड करते हैं, वो भी एक तरह का लॉ है, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन को खुद जो है उसको क्या कर रहे हैं, आप अमेंड कर रहे हैं। तो वो जो है इस पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुआ था, आपको पता है केशवानंद भारती केस, अगेन दिस इज़ अ किसी दूसरे चैप्टर, किसी दूसरे लेक्चर में हम लोग देखेंगे, जो कि आपका जो इवेंट स्टार्ट हुआ था फ्रॉम शंकरी प्रसाद से लेके केशवानंद भारती केस में जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया, तो ये सारी चीज़ आए। तो इस बीच में ये डिबेट आया था, ये जो डिबेट्स का आपको समरी बता देते हैं कि उस समय क्या हुआ कि इसमें जितने भी एक्ट जो इसमें केसेस हुए, तो उसमें ये डिसाइड किया गया कि आपका जो आर्टिकल 368 के अंदर आप जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हैं, ठीक है, तो आप फंडामेंटल राइट का जो पार्ट 3 है उसके भी फंडामेंटल राइट्स को भी ऑल्टर कर सकते हैं, लेकिन आप जो है बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी आप ये जो है एक यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है उससे हम लोग फंडामेंटल राइट तो चेंज कर सकते हैं, हो सकता है आपका आर्टिकल 14 में कुछ चेंज हो जाए, 15 में हो जाए, 16 में हो जाए, लेकिन आप जो भी चेंज कर रहे हैं थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अनुसार होने चाहिए, यानी वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकता है। अब दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर, दिस इज अगेन अ टॉपिक ऑफ नेक्स्ट लेक्चर, जब हम लोग कभी देखेंगे कि क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हम लोग पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द करेंट स्टेट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो केशवानंद भारती केस के बारे में हमने देख लिया कि जो है आपको इसमें ये निकल के आया डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और ये बोला गया कि आर्टिकल 368 के अंदर जो है गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो सारे पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, इंक्लूडिंग पार्ट 3 जो जिसमें हमारा फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो अमेंडमेंट है दैट शुड नॉट वायलेट दी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है इसके बारे में। जो आपका इवेंट्स हैं जिसमें शंकरी प्रसाद और गोलकनाथ केस एंड उसके बाद केशवानंद भारती केस, तो इसको हम लोग किसी दूसरे लेक्चर में देखेंगे। अभी हम लोग आर्टिकल स्पेसिफिक चीज़ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है। अब बढ़ते हैं आगे, आर्टिकल 14 की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, 13 हमने देख लिया, 12 डिफाइंड स्टेट, 13 क्या है आपका जुडिशियल रिव्यू, कि कोई भी लॉ जो है
वो अगर इन कॉन्ट्रावेंशन है टू दी फंडामेंटल राइट्स गिवन इन पार्ट 3, देन दैट शैल बी, आपको पता है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा बाय दी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब यहाँ क्या है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब हम लोग फंडामेंटल राइट्स में आ चुके हैं। आर्टिकल 12 में स्टेट डिफाइन हुआ, 13 में जुडिशियल रिव्यू हुआ। अब जो है आपको पता है राइट टू इक्वालिटी में क्या है आपका 14 से लेके 18 में। तो 14 जो है, आर्टिकल 14 क्या है, द स्टेट जो डिक्लेयर करता है क्या, द स्टेट शैल नॉट डिनाई, ठीक है, एनी पर्सन, यहां पर बात सिर्फ सिटीजन का नहीं हो रहा है, एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ जिसको हम लोग EBL बोलते हैं, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जिसको हम लोग EPL बोलते हैं। यहां पर से दो डेफिनेशन निकल के आता है, एक है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ और एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ क्या है, इसको समझने के लिए आप समझिए कि लॉ के सामने जो है वो सब बराबर है। ठीक है, इररेस्पेक्टिव आप किस कास्ट क्रीड किससे आते हैं, आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, तो लॉ जो है वो सबके लिए बराबर है। अब इस चीज़ को समझने के लिए जो है जनरली बुक्स में भी दिया रहता है और हर जगह पढ़ते हैं। A.V. डाइसी जो थे वो एक जो है ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे, तो उन्होंने बोला कि इक्वालिटी बिफोर लॉ को हम लोग कैसे समझें, तो दैट आप समझ सकते हैं रूल ऑफ लॉ से। ठीक है, मतलब लॉ जो है वो सुप्रीम है, सबके लिए बराबर है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, अंबानी हो सकता है अडानी हो, या फिर एक जो किसी भी एक पुअर पर्सन हो, उसके लिए भी जो है वो सेम लॉ अप्लाई होता है जो हमारे कंट्री में। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ लॉ, और इसको जनरली बोला जाता है लेक्स सुप्रीमस। ठीक है, मतलब लॉ इज सुप्रीम। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये डेफिनेटली देखिए थोड़ा सा क्या है, इसको नेगेटिव माना जाता है, इसलिए इसको नेगेटिव बोला जाता है क्योंकि आपको पता है हर पर्सन का जो है वो आप बोल सकते हैं इज़ नॉट इन अ सेम स्टेटस। ठीक है, अगर एक रिच पर्सन है तो वो एक अच्छा लॉयर अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे चीज़ों को आपको जो है, लेकिन क्योंकि लॉ आप बोलते हैं इट इज़, उसको बोला जाता है कि वो अंधा होता है, लॉ जो है वो सब पर इक्वली अप्लाई होता है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर इक्वालिटी बिफोर लॉ को जो है वो थोड़ा सा नेगेटिवली जो है इसको कंसिडर किया जाता है। वहीं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो वो क्या बोलता है कि आपका जो इक्वल्स हैं उसको इक्वली ट्रीट करिए, लेकिन जो इक्वल्स नहीं है उनको जो है आप इक्वली ट्रीट मत करिए। ठीक है, यहाँ पर क्या बात हुआ कि मतलब अगर आप यहाँ पर एक तरह से बोल सकते हैं इसको, ये जो है हमारा कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है आपका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ये इन्फ्लुएंस है, और ये जो है दैट इज यूके कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इसको थोड़ा सा पॉजिटिवली लिया जाता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब अगर आप दो पर्सन एक बिल्कुल ही इक्वल हैं, उनका इकोनॉमिक स्टेटस इक्वल है, जितने भी एडवांटेजेस हैं वो सेम है, तब आप सेम लॉ लगाइए। लेकिन अगर अनइक्वल हैं, ठीक है, किसी को डिसएडवांटेज है, तो आप उसी तरह से जो है वो लॉ अप्लाई करिए। ये जो है आपका गारंटी करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और आप आगे देखेंगे आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में जो है वहाँ पर कुछ इनेबलिंग क्लॉजेज है, इनेबलिंग क्लॉजेज है जो कि गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो जो है स्पेशल प्रोविजन ले सकते हैं, जैसे वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, उसके बाद बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ये सारे चीज़ जो है वो किस में दिया गया है, आपके इनेबलिंग क्लॉजेज में, और ये है बेसिकली सिग्निफाई करता है कि आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को। ठीक है, तो आर्टिकल 14 जो है वो क्या है, वो फर्स्ट है, और इसमें गारंटी करता है कि स्टेट जो है वो ये जो है डिनाई नहीं कर सकता है किसी भी पर्सन को, क्या, सबसे पहला इक्वालिटी बिफोर लॉ, EBL एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ जो है वो स्टेट डिनाई नहीं कर सकता है किसी भी पर्सन को। अब देखिए आर्टिकल 15, 16, 17, 18 आगे सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे, लेकिन यहाँ तक आपका जो है कुछ आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, और आपको आर्टिकल भी याद हो गया होगा कि आर्टिकल 14 में जो है वो क्या है, आर्टिकल 13 में जो है वो क्या है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, फिर हम लोग इसको और अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक थैंक यू।